नमस्कार विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय प्रतापगढ़ में आपका एक बार पुनः स्वागत है। द्वितीय वर्ष कला के अंतर्गत इकाई प्रथम का अध्ययन। मैं राकेश कुमार, हिंदी विभाग। आज हम द्वितीय वर्ष कला की इकाई प्रथम की यूनिट केशवदास के बारे में अध्ययन करेंगे। उनका प्रथम प्रश्न है जो परीक्षाओं भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, केशव की संवाद योजना। केशव की संवाद योजना के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। केशव की संवाद योजना। केशव को रामचंद्रिका में सर्वाधिक सफलता संवादों में प्राप्त हुई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव की संवाद योजना की प्रशंसा करते हुए लिखा है, इन संवादों में पात्रों के अनुकूल क्रोध, उत्साह आदि की व्यंजना भी सुंदर है तथा वाक्पटुता और राजनीति के दावपेच का आभास भी प्रभावपूर्ण है। रामचंद्रिका केशवदास की प्रबंधात्मक मौलिक काव्यकृति है। रामचंद्रिका के उपजीव्य महर्षि वाल्मीकि की रामायण तथा गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस रहे हैं। केशव को रामचंद्रिका के आधार पर ही आचार्य रामशुक्ल ने हृदयहीन कवि तथा कठिन काव्य का प्रेत की संज्ञा दी है। लेकिन केशव की संवाद योजना की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि रामचंद्रिका में केशव को सर्वाधिक सफलता मिली है। संवादों में रामचंद्रिका में 9 संवाद मिलते हैं। सुमति विमिति संवाद, रावण बाणासुर संवाद, राम परशुराम संवाद, राम जानकी संवाद, राम लक्ष्मण संवाद, राम शूर्पणखा संवाद, सीता रावण संवाद, सीता हनुमान संवाद एवं रावण अंगद संवाद। इन सब में भी रावण अंगद संवाद सर्वाधिक दीर्घ और अभिनयात्मक दृष्टि से सफल माना जाता है। उसी की वानगी हम आज केशव के संवाद योजना के अंदर रावण अंगद संवाद की चर्चा करेंगे। केशव की संवाद योजना और रावण अंगद संवाद का मूल्यांकन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर हम कर सकते हैं। पात्रानुकूलता एवं पात्रानुकूल मनोभावों की व्यंजना। पात्रानुकूल संवाद ही चारित्रिक विश्लेषण की सामर्थ्य रखते हैं और पात्रों पर अपना प्रभाव दर्शाते हुए उन्हें सामाजिक तथा सफलता से पहुंचाते हैं। रावण और अंगद दोनों ही कुशल योद्धा, व्यवहार कुशल, नीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ है। दोनों एक दूसरे के प्रश्नों का उत्तर अपने अपने व्यक्तित्व के अनुरूप देते हैं। हनुमान की वीरता का अपमान करता रावण अंगद से पूछता है, कौन है वह बादी के हम देही पूछे सब देही। इसके उत्तर में रावण की अहंकार, गर्व, पराक्रम, बल की महिमा को अंगद समझकर तुरंत रावण को निशाना दिखाने के लिए प्रत्युत्तर करता है, लंक जारी संहारी अक्ष गयो सो बात वृथा गई। कहने का यह अर्थ है कि जैसा पात्र बोल रहा है उसी लहजे में उत्तर और उसी की पात्रानुकूल मनोभाव की व्यंजना इसमें सुंदर देखने को बन पड़ती है। आगे देखते हैं हम। अंगद की विनम्रता, सेवाभाव, उपदेश कुशलता स्थान स्थान पर संवादों में व्यक्त हुई है। जीत्यो सो सुरेश रन सांप ऋषि नारी ही को समझो हूँ हम द्विज नाते समझाई गही राम पाई सुख पाई करे तपी तप सीताओं के देई देव दुंदभी बजाई। कहने का अर्थ है कि अंगद अपनी विनम्रता का और सेवा भावना का उपदेश रावण को अपनी कुशलता से संवाद में व्यक्त करता है। लेकिन रावण दम्भी, दुस्साहसी, कठोर, देशद्रोही, क्रूर, निष्ठुर शासक था। देवता भी उसके आतंक से, अत्याचार से थर्राते थे। रावण का दरबार उसके आतंक से कंपायमान रहता था। उसकी आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। रावण का प्रहरी देवताओं को फटकार रहा है, जिसमें रावण की मनोव्यंजना स्पष्ट परिलक्षित होती है। उदाहरण, रावण की सभा का दृश्य। पढ़ो विरंची मौन वेद जीव सोर छंडी रे। कुबेर बैर के कहीं न जक्ष वीर मंडी रे। दिनेश जाय दूर बेटी नारदादि संग न बोल चंद मंद बुद्धि इंद्र की सभा नहीं। कहने का अर्थ है रावण की सभा में एक सभासद सभी देवताओं, ब्रह्मा, सुरेश, कुबेर सभी को दिशा निर्देश दे रहा है। तो उस सभा का एक महिमा मंडम पात्रानुकूलता के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। अगला बिंदु, प्रत्युन्नति का अर्थ है बात से बात निकलकर तुरंत अकाट्य उत्तर देना। केशव के संवाद में प्रत्युन्नति का सफलतापूर्वक प्रयोग हुआ है। प्रश्नकर्ता अपने प्रश्न का तुरंत प्रश्न ही नहीं समझता बल्कि सूझबूझ कर उसका उत्तर देता है। रावण अंगद संवाद में रावण के प्रश्नों का
अंगद ऐसा करारा और चुपता उत्तर देता है कि रावण विस्मित हो उठता है। उसे दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है। वह झेप जाता है और कि क्या कहे और निरुत्तर सा हो जाता है। एक बानगी उदाहरण के जरिए देखेंगे। रावण, राम को काम कहाँ, अंगद रिपु जीते ही। मतलब यहाँ रावण पूछ रहे राम का क्या काम है, तो अंगद उत्तर उसी प्रत्युन्नति से देता है कि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना। तुरंत रावण पूछता है कौन कबे रिपु जीत्यो कहाँ, मतलब रावण पूछता है कि कब किस शत्रुओं पर जीत की, तो अंगद तुरंत उत्तर देता है बाली महाबली। रावण छल सो, अंगद भृगुनंदन गर्व हर्यो, अर्थात छल से नहीं बल्कि उसके गर्व को हरा। मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि जैसा पात्र उसका उत्तर और उसी का जवाब उसी प्रति उत्तर से जिसे काट ना सके और उसके लिए अगला प्रश्न करना पड़े, ये प्रतिन्वत विधि, यानी कहने का मतलब अपनी भाषा में उसे हाजिर जवाब भी कह सकते हैं। अगला बिंदु व्यंग और वैचित्रपूर्ण संवाद। पात्रों की बोलने की कला, उनके बोलने के स्वर का उतार चढ़ाव, व्यंग और व्यापकता ही संवादों को आकर्षक बनाती है और दर्शक वर्ग सच्चे आनंद की अनुभूति के साथ स्फूर्ति और उत्साह से भर जाता है। केशव के पात्र एक दूसरे पर व्यंग्य बाणों की तीखी बौछार करते हैं और अपनी वाक कला से सामने वाले पात्र में नया ओज, उत्साह, स्फूर्ति का संचार करने की सामर्थ्य रखते हैं। रावण अंगद संवाद तो व्यंग और वाक वेदिकी के लिए अनूठा उदाहरण है। रावण कौन के सूत, अंगद बाली के। रावण वह कौन बाली, अंगद न जानिए, काक चापी तुम्हें सागर साथ बखानिए। कहने का अर्थ है व्यंग और उसका वैचित्रपूर्ण संवाद, इसमें एक उदाहरण के रूप में हम उसको देख सकते हैं। अगला बिंदु कूटनीति एवं दावपेच, राजनीतिक दावपेच। चूंकि रीतिकाल दरबारी संस्कृति का काव्य रहा है और जो कवि होते थे वह स्वयं ही दरबार में उपस्थित रहते थे, तो वहाँ की दृश्यता का वह सुंदर अपने शब्दों में वर्णन करते हैं। और केशवदास ओरछा नरेश इंद्रजीत के दरबारी कवि रहे। रीतिकालीन राज्याश्रयों की बात, उन्हें राज्याश्रय में दरबारी संस्कृति, राज्यसभा समिति में होने वाले राजनीतिक दावपेचों का अच्छा ज्ञान था। कूटनीति, साम दाम दंड भेद, कैसे दुश्मन को परास्त किया जाए, यह दरबारी जीवन का एक तरह का शगल था। रावण अंगद संवाद में रावण कूटनीति, भेद नीति और राजनीतिक साम दंड भेद से अंगद को अपनी तरफ मिलाने और राम को विरोधी सैनिक सहायता देने का वचन देता है। राजनीतिक दरबारिता का एक उदाहरण, नील सुकेन हनु उनके नल और सबे कपि पुंज तिहारे, आठ दिशा बलि दे अपना पदुल्ले पित जा लगी मारे, तो से सपुत ही जाई के बलि अपुतन की पदवी पगुधारे, अंगद संग ले लो मेरो दल आज ही क्यों न हत बाप मरे। यानी कि कूटनीति और दावपेच में रावण अंगद को प्रलोभन दे रहा है और कह रहा है कि अपने पिता के हत्यारा का बदला ले और अपनी मेरी सारी सेना ले जा और 8 ही दिशा में विजय प्राप्त कर कर अपने आज पिता का बल ले और वानर सेना पर तुम राज करो। यह एक प्रलोभन है जो अंगद को रावण देता है। वहीं अंगद को निशंक अंगद को अपने हृदय में लज्जा धारण करने पर वानर राज अपने को बनने का प्रलोभन देता है। उड़सी अंगद लाज कछु कहो, जनक घातक घात वृता कहो, सहित लक्ष्मण राम ही संगारो, सकल वानर राज तुम्हारो। एक और दाव चलता है रावण और कहता है कि अंगद कुछ तो लज्जा करो और जो जनक घात है उस पर वृथा बात है और मेरा दल बल साथ उसको लक्ष्मण सहित राम को संहार करो और सकल वानर राज तुम्हारा होगा। लेकिन रावण उसके प्रलोभन और राजनीतिक दावपेच में नहीं आता। लेकिन उदाहरण की दृष्टि से कितना बिंब प्रस्तुत किया है केशवदास ने, वो देखते ही बन पड़ता है। रावण की सभा का पूरा दृश्य आंखों के सामने चित्रित हो उठता है। अगला बिंदु शिष्टाचार, मर्यादा और नीतिज्ञता। राम काव्य परंपरा में रीतिकाल का प्रधान राम भक्ति ग्रंथ केशवदास की रामचंद्रिका मानी जाती है। महर्षि वाल्मीकि और गोस्वामी तुलसीदास की भांति केशव ने भी पात्रों में आपसी संवादों में मर्यादा, निष्ठा, शिष्टाचार और नीति नियम का पूरा ध्यान रखा।
सीता हनुमान संवाद शिष्टाचार का अद्वितीय उदाहरण बन पड़ा है। उदाहरण सीता, रघुनाथ कौन? हनुमान, दशरथ नंदन। सीता, दशरथ कौन? हनुमान, अज तनय चंद। रावण अंगद संवाद में रावण भले ही आततायी हो, क्रूर हो, किंतु वह भी चरित्रहीन नहीं है और वह भी पूरी मर्यादा का ध्यान रखता है। अगला बिंदु अभिनयतात्मकता एवं नाटकीयता। रामचंद्रिका के पात्रों अपनी आपसी वार्ता द्वारा आदि से अंत तक हमारे जहन दिल दिमाग में अपनी छाप अभिनयात्मक और नाटकीय अंदाज में छोड़ते दृष्टिपात होते हैं। कहने का अर्थ है कि जो एक नाटकीयता है वो अपने आप में एक बिंब प्रस्तुत करती है और हमने इनके संवादों में देखा है। जैसे रावण अंगद संवाद में दोनों पात्र अपना परिचय देते हुए नाटकीय अंदाज में हमें प्रभावित करते हैं और अंगद का अभिनय हम पर अमिट छाप छोड़ने में सफल रहता है। उदाहरण रावण, कौन है पटाई सो कोई नहीं, हया तुम्हें कहाँ काम। मतलब तुम कौन हो, कौन तुम्हें पटाकर भेजा और तुम्हारा यहाँ क्या काम है। तो अंगद उसी प्रत्युत्तर में देता है, जाति वानर लंक नाय दूत अंगद नाम है। रावण, कौन है वह बादी के, हम देही पूछे सब देही। अंगद, लंक जारी संगारी अक्ष गयो सो बात वृथा हो गई। मतलब रावण यहाँ पूछता है कौन है वो वानर, वह वानर को तो उसकी पूंछ हमने जला दी थी। अंगद फिर उसका प्रत्युत्तर देते कि पूंछ तो जला दी थी, लेकिन उस पूंछ से उसने लंका और तुम्हारे पुत्र अक्षय को परलोक सिधार दिया था। मतलब अभिनयात्मकता और नाटकीयता पूरी दृष्टि से बिंबित होती है, चित्रित होती है। अगला जो बिंदु है व्यावहारिक बोलचाल की भाषा का प्रयोग। संवादों की भाषा सरल एवं व्यवहारिक हो तभी संवाद अपनी अदायगी एवं प्रभावान्विति में सजीव हो पाते हैं। केशव ने अपने संवादों को जन सामान्य की उक्ति वैचित्र और लोकोक्ति मुहावरों वाली बोलचाल भाषा में लिखा। इसलिए संवाद स्वाभाविक होते हुए भी अर्थ की गंभीरता से युक्त हैं। सामान्य जीवन की नोकझोंक के साथ उपदेशात्मकता की प्रवृत्ति भी भक्ति का स्वरूप धारण किए हुए हमें प्रभावित करती है। उक्त विवेचन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि केशव के संवाद संक्षिप्त, नाटकीय, पात्रानुकूल, स्वाभाविक, वे सरल एवं व्यंजनापूर्ण भी है। समाज योजना के क्षेत्र में वे तुलसी को भी पीछे छोड़ देते हैं। अतः यह कहना उचित है कि केशव जैसे संवाद हिंदी में कोई दूसरा कवि नहीं लिख सका। केशव के संवाद यद्यपि कथा प्रवाह में बाधक ही है, लेकिन संवादों का अपना महत्व है। इनमें ओज, उत्साह, क्रोध आदि मनोभावों की सुंदर व्यंजना हुई है। ये शिष्टाचार, वाक्पटुता एवं राजनीतिक दांव से युक्त है। निसंदेह केशव के संवाद हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि कही जा सकती है। इस आधार पर हम केशव संवाद की अध्ययन देख पाए हैं, किस तरह से संवाद योजना का प्रसंग होता है। धन्यवाद, नमस्कार।